नमस्कार। हमारे सामने दिसंबर 2025 के एक हफ्ते की कहानी है, जो सरकारी प्रेस रिलीज, अखबारों और कानूनी दस्तावेजों में अलग अलग जगह बिखरी हुई है। और सच कहूं तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत एक साथ कई दिशाओं में और पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। बिल्कुल, ये हफ्ता वाकई में बहुत असाधारण है। एक तरफ संसद है जहां दशकों पुराने कानूनों की बुनियाद हिलाई जा रही है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था है जो ऐसे आंकड़े दे रही है जो किसी सपने जैसे लगते हैं। और साथ ही वैश्विक मंच पर भारत एक बहुत ही मुश्किल, आप कह सकते हैं, शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चल रहा है। तो हमारा मकसद सिर्फ इन घटनाओं को एक एक कर बताना नहीं है, बल्कि इनके बीच के जो छिपे हुए कनेक्शंस हैं उन्हें समझना है। क्या संसद में हो रहे बदलावों का अर्थव्यवस्था की इस रफ्तार से कोई लेना देना है, और इन सब का भारत की वैश्विक छवि पर क्या असर पड़ रहा है? तो चलिए जरा इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से। वहां का माहौल तो काफी गर्म रहा है ना? हाँ, काफी गहमा-गहमी थी। और सबसे बड़ी बहस हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर। मनरेगा सरकार एक नया विधेयक लाई है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी, या VBGRAMG। काफी लंबा नाम है। नाम लंबा है और बदलाव उससे भी बड़ा है। देखिए, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये सोच का बदलाव है। हाँ, ये बात सही है कि इसमें काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन असली कहानी इसके वित्तीय और वैचारिक ढांचे में छिपी है। सबसे बड़ा बदलाव है फंडिंग पैटर्न में। जो अनुपात पहले केंद्र और राज्यों के बीच 90-10 का था, वो अब 60-40 हो जाएगा। एक मिनट, 90-10 से सीधा 60-40? जी, ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यों पर जो वित्तीय बोझ है वो अचानक 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक वैचारिक बदलाव बताया जा रहा है। अधिकार आधारित मॉडल से मिशन मोड की तरफ जाना। इसे जरा आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए, हाँ। पहले मनरेगा क्या था? एक कानूनी अधिकार। हाँ, हक। हाँ, मतलब अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और काम मांगते हैं तो सरकार आपको काम देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य थी। ये मांग पर आधारित था। मिशन मोड में ये एक सरकारी योजना की तरह हो जाता है, जिसका संचालन और लक्ष्य वो केंद्र तय करेगा। अच्छा, तो आलोचकों की चिंता यही है कि अब ये, अगर हमारे पास बजट और इच्छा होगी तो काम मिलेगा, वाली स्थिति बन सकती है। मतलब वो जो कानूनी गारंटी थी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, यही विपक्ष का मुख्य तर्क था, जिसके चलते संसद में रात भर धरना भी दिया गया। हाँ। उनकी दलील है कि इससे राज्यों पर सिर्फ वित्तीय बोझ ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये योजना अब अधिकारियों के विवेक पर निर्भर हो जाएगी, न कि नागरिक के अधिकार पर। और सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकार का पक्ष है कि मिशन मोड इसे ज्यादा प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बनाएगा। लेकिन हाँ, ये भारत में कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति पर एक बहुत ही बुनियादी बहस छेड़ता है। और ये अकेला बड़ा बदलाव तो था नहीं, 2 और विधेयकों का जिक्र है। एक शांति विधेयक और एक नया शिक्षा विधेयक। ये भी काफी बड़े कदम लगते हैं। बहुत बड़े। शांति विधेयक वो निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा के दरवाजे खोलता है। अच्छा। हाँ, अब तक ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। इसके पीछे का तर्क है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, जो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। लेकिन इससे सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठेंगे? मतलब क्या हम भारत में फुकुशिमा जैसी स्थिति का जोखिम तो नहीं उठा रहे? सवाल तो उठ रहे हैं। जाहिर है, नियमन और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और शिक्षा विधेयक, उसे लेकर क्या चिंताएं हैं? उसे लेकर मुख्य चिंता केंद्रीकरण की है। सूत्रों का कहना है कि ये विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और नीतियों में ज्यादा एक रूपता लाने की कोशिश करता है। एक रूपता से तो गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। हाँ, समर्थक यही कहते हैं। लेकिन आलोचकों को डर है कि राज्यों की स्वायत्ता को कम करेगा और भारत की जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है उसे नजरअंदाज कर सकता है। तो कुल मिलाकर संसद में जो हो रहा है वो सिर्फ कानून बदलना नहीं है, ये शासन की पूरी संरचना को बदलने की कोशिश है। तो जहां एक तरफ संसद में ये इतने बड़े और साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं, सवाल उठता है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था इन महत्वाकांक्षी बदलावों का समर्थन करने के लिए तैयार है? और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो एक हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। हैरान करने वाली शायद सबसे सही शब्द है। कुछ अर्थशास्त्री तो इसे गोल्डीलॉक्स क्षण कह रहे हैं। गोल्डीलॉक्स मतलब वो कहानी वाला? हाँ, वही।
मतलब एक ऐसी आदर्श स्थिति जो बहुत कम देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था ना तो बहुत ज्यादा गर्म है जिससे महंगाई बढ़े, और ना ही बहुत ठंडी जिससे विकास रुके। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% रही, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। रुकिए, 8.2% विकास दर, और उसी समय अक्टूबर में महंगाई दर रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर। ये कैसे संभव है? आमतौर पर तो जब विकास तेज होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। ये तो अर्थशास्त्र के नियमों के ही खिलाफ लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये स्थिति इतनी असाधारण है ना? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अच्छी फसल, वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में स्थिरता, सप्लाई चेन का बेहतर होना। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही असामान्य कदम उठाया है। क्या? उन्होंने वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, और साथ ही रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। ये तो आग में घी डालने जैसा नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था पहले से ही इतनी तेज दौड़ रही है तो आप ब्याज दरें घटाकर उसे और तेज क्यों करना चाहेंगे? इसमें जोखिम क्या है? जोखिम हमेशा होता है। हो सकता है भविष्य में महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आरबीआई शायद ये दाव लगा रहा है कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो इस प्रोत्साहन को बिना ज्यादा गर्म हुए सह सकती है। और आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है। होम लोन, कार लोन, छोटे व्यवसायों के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है, और ये सब मिलकर भारत को 2025 के अंत तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये महत्वाकांक्षा सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं दिखती। वैश्विक मंच पर भी भारत की सक्रियता देखने लायक है। मतलब एक ही हफ्ते में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत में हैं, ओमान के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता हो रहा है, और अमेरिका के साथ भी अहम बातचीत चल रही है। ये तो एक साथ 3 अलग-अलग दिशाओं में संतुलन साधने जैसा है। ये भारत की बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। भारत ये संदेश दे रहा है कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने हितों के आधार पर सबसे संबंध बनाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा? हाँ, ये 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक थी। ये दिखाता है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद ये रिश्ता कितना गहरा है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और दूसरी तरफ ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, सीपा, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये भारत की कनेक्ट वेस्ट नीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ओमान भारत के लिए एक खाड़ी क्षेत्र का, आप कह सकते हैं, प्रवेश द्वार है। इस समझौते के तहत ओमान भारतीय सामानों पर 98% तक टैरिफ हटा देगा। अच्छा जी, इसका सीधा फायदा हमारे कपड़ा, कृषि और इंजीनियरिंग उद्योगों को मिलेगा। उन्हें एक नया और बड़ा बाजार मिलेगा। तो एक तरफ रूस, दूसरी तरफ खाड़ी देश, और इन सब के बीच अमेरिका कहाँ है? एक रिपोर्ट में पश्चिमी खाई या वेस्टर्न मोट जैसी दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है। ये क्या है? अच्छा, ये एक बहुत ही आकर्षक उपमा है। इसे एक तरह के वीआईपी क्लब की तरह समझिए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका कह रहा है, अगर आप हमारे साथ उन्नत तकनीक और व्यापार का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हमारे सुरक्षा नियमों का भी पालन करना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हमारे साथ खड़ा होना होगा। अच्छा, ये एक खाई बनाने जैसा है जो चीन और कुछ हद तक रूस को बाहर रखती है। तो भारत के लिए दुविधा ये है कि वो इस क्लब में शामिल होना चाहता है, लेकिन वो अपने पुराने दोस्त रूस को नाराज भी नहीं करना चाहता। ये तो रस्सी पर चलने जैसा है। बिल्कुल, और भारत इसी रस्सी पर चल रहा है। वो अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीक चाहता है, लेकिन रूस से ऊर्जा और रक्षा संबंध भी बनाए रखना चाहता है। ये हफ्ता दिखाता है कि भारत ये संतुलन साधने की कोशिश कैसे कर रहा है, जहां व्यापार और रणनीति वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वाकई एक बहुत जटिल संतुलन है ये। अब उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां भारत की महत्वाकांक्षा शायद सबसे साफ दिखती है, प्रौद्योगिकी। नासा इसरो के निसार सैटेलाइट का प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी खबर है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर? हाँ, ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट हर 12 दिनों में लगभग पूरी पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का 2 बार नक्शा बनाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात है इसकी सटीकता। कितनी? 1 सेंटीमीटर से भी कम। 1 सेंटीमीटर से कम? अंतरिक्ष से? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका मतलब क्या हम सचमुच धरती की नब्ज को महसूस कर पाएंगे? इसके वास्तविक उपयोग क्या होंगे? उपयोग तो अनगिनत है।
हम भूकंप के बाद जमीन में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को देख सकते हैं, जिससे राहत कार्यों में मदद मिलेगी। हम भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों की पहले से पहचान कर सकते हैं। किसानों के लिए भी कुछ होगा? बिल्कुल, किसान अपनी फसलों की सेहत और मिट्टी में नमी का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक कि हम ये भी देख सकते हैं कि कोई पुल या बांध अपनी जगह से कुछ मिलीमीटर भी खिसक रहा है या नहीं। ये हमें अपनी धरती को समझने और बचाने के लिए एक अभूतपूर्व शक्ति देगा। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन हमारे स्रोत प्रौद्योगिकी की इस चमक के पीछे छिपे एक स्याह पक्ष की ओर भी इशारा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की पर्यावरणीय लागत। हाँ, और ये एक बहुत ही असहज करने वाला सच है। हम एआई की अद्भुत क्षमताओं का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि एआई से होने वाला कार्बन उत्सर्जन अब वैश्विक विमानन उद्योग के उत्सर्जन के 8% से भी ज्यादा हो गया है। 8%? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये उत्सर्जन आता कहाँ से है? ये उन विशाल डेटा सेंटरों से आता है जिन्हें एआई मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए 24 घंटे भारी मात्रा में बिजली चाहिए। और सिर्फ बिजली ही नहीं। सिर्फ बिजली ही नहीं, इन सेंटरों को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी की भी जरूरत होती है। एक अनुमान है कि सिर्फ 2025 में एआई सिस्टम का कार्बन फुटप्रिंट 80 मिलियन टन और पानी की खपत 765 अरब लीटर होगी। 765 अरब लीटर पानी। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये दिल्ली जैसे बड़े शहर की कई महीनों की पानी की जरूरत के बराबर है, और ये सिर्फ एआई के लिए है। तो ये एक गहरा विरोधाभास है। हाँ, जिस तकनीक का इस्तेमाल हम निसार जैसी परियोजनाओं के जरिए जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए कर रहे हैं, वही तकनीक दूसरी तरफ इस संकट को और बढ़ा रही है। अंत में एक ऐसे मामले पर आते हैं जहां विकास, पर्यावरण और कानून का ये तनाव साफ तौर पर दिखता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। अदालत ने अपने ही एक पुराने पर्यावरण समर्थक फैसले को वापस ले लिया। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले अदालत ने एक सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जिन परियोजनाओं का निर्माण बिना पर्यावरणीय मंजूरी के हुआ है, उन्हें बाद में मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मंजूरी नहीं दी जा सकती। पर्यावरणविदों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो फिर इसे वापस क्यों लिया गया? क्योंकि बाद में अदालत ने माना कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध के विनाशकारी आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। हजारों करोड़ का सार्वजनिक निवेश फंस गया था और कई परियोजनाएं रुक गई थीं। इसलिए अदालत ने अपने फैसले को पलटते हुए आनुपातिकता के सिद्धांत पर जोर दिया। मैं समझती हूं कि आर्थिक चिंताएं वाजिब है, लेकिन क्या इस फैसले से उन कंपनियों को एक गलत संदेश नहीं जाता जो जानबूझकर पर्यावरण कानूनों को तोड़ती हैं? क्या ये पहले अपराध करो बाद में जुर्माना भरो की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देगा? ये एक बहुत ही वैध आलोचना है। अदालत का तर्क है कि जो परियोजनाएं बन चुकी हैं और चालू हैं, उन्हें गिराने के बजाय उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए और उनसे पर्यावरण की बहाली के उपाय करवाए जाएं। ये एक व्यावहारिक समाधान की कोशिश है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक नैतिक खतरा भी पैदा करता है। ये मामला अब एक बड़ी बेंच के पास है और इसका जो भी नतीजा होगा वो भारत में विकास और पर्यावरण के बीच के संतुलन को दशकों तक प्रभावित करेगा। तो दिसंबर 2025 का ये एक हफ्ता, जहां संसद में बड़े बदलाव हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही है, विदेश नीति में नई चालें चली जा रही हैं और तकनीक हमें अभूतपूर्व ताकत दे रही है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत भी है। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है, एक ऐसे भारत की जो हर मोर्चे पर आक्रामक रूप से आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है, एक राष्ट्र जो बहुत जल्दी में है। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। विकसित भारत की इस तेज रफ्तार दौड़ में राष्ट्र ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे और ये टिकाऊ हो, बिना केंद्र और राज्यों के बीच की खाई को और गहरा किए और बिना एक ऐसी पर्यावरणीय कीमत चुकाए जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी अदा ना कर सके।